हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक आईटी विद अनु। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट पार्ट 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले दो वीडियो लेक्चर्स का क्विक रीकैप ले लेते हैं। फर्स्टली, एक लॉगिन फॉर्म का हमने एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, एक बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया था। सेकेंडली, माई सीक्वल डाटाबेस से कनेक्टिविटी करना भी सीखा था। अब हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रॉपरली सिक्योर है अपने डाटाबेस के अंदर। तो जब यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेगा तो क्या होगा, मैचिंग होगी, अपने डाटाबेस के साथ मैच होगा। अगर तो करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड है तो क्या हो जाएगा, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और अगर यूजर नेम या पासवर्ड कुछ भी गलत है, जरा सी भी गलती है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको एक एरर मैसेज जनरेट होगा। तो हमने बहुत सारी वैलिडेशंस लगाई थी। नेक्स्ट, आप एम्प्लॉय डैशबोर्ड में देख सकते हो कि हमने बहुत सारे बटन्स का यूज किया है। यहाँ पे बहुत सारे बटन्स लिए हैं। एडिंग एन एम्प्लॉय, सर्चिंग एन एम्प्लॉय, डिलीटिंग एन एम्प्लॉय, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एडिंग न्यू एम्प्लॉय। तो अब सबको पता है कि जैसे कोई नया एम्प्लॉय कंपनी में जाता है तो क्या होता है, उससे फॉर्म फिल करवाया जाता है, उसकी पर्सनल डिटेल्स ली जाती है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही काम करने वाले हैं। एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, उसमें एम्प्लॉय की, जो भी नया एम्प्लॉय है उसकी पर्सनल डिटेल्स है वो सारी फॉर्म के अंदर सेव की जाएगी। और फाइनली जब वो सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, सारे का सारा जो रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स है, वो डाटाबेस में जाके सेव हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉय आईडी, हर एम्प्लॉय को, जब आप कंपनी में जाते हो तो हर एम्प्लॉय को ना एक यूनिक आईडी मिलती है, उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, ठीक है। 101, 102, 103 कोई भी नंबर मिलता है उसको, एम्प्लॉय कोड होता है उसका। तो हम क्या करने वाले हैं कि एम्प्लॉय कोड है ना जो, वो ऑटो जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम पर्सनली किसी को, एम्प्लॉय को इस तरीके से नहीं देंगे कि भी तुम्हारा 101 है, तुम्हारा 102 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक ऑटो जनरेशन का कंसेप्ट लगाएंगे एम्प्लॉय आईडी में, जिससे क्या होगा कि जो हमारे आईडी है ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और उसके नीचे हम एम्प्लॉय की डिटेल्स फिल करेंगे। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारे फील्ड्स पे कुछ वैलिडेशंस लगाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सीखते हैं एडिंग न्यू एम्प्लॉय। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या स्टेप बताया था, आपको जैम्प कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं अब ना यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे मुझे स्टार्ट में ही ना यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओपन कर लिया और यहाँ पे ना स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया, अपेचे स्टार्ट कर दिया और माई सीक्वल दोनों को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एडमिन में गए, एडमिन में क्लिक किया। यहाँ पे ना मैं देखूंगी, यहाँ पे एम्प्लॉय डीबी करके बना है मेरा ये डाटाबेस है, एम्प्लॉय डीबी, ठीक है। तो इसके अंदर अभी एक ही टेबल है, यूजर्स नाम का टेबल है, इसके अंदर एक ही टेबल पे अभी हमने वर्क किया है। तो आप अगर इसको ओपन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एडमिन, एडमिन हमें, हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है admin123, ठीक है। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड सिक्योरली हमारे डाटाबेस में सेव्ड है, स्टोर्ड है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते, इसको ना मैं मिनिमाइज, इसको बंद कर देती हूँ और कंट्रोल पैनल को ना मिनिमाइज कर देती हूँ, इसको मिनिमाइज करके रख लेती हूँ, ठीक है। बंद नहीं करूंगी बिकॉज मुझे डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। तो अगर मैं एम्प्लॉय लॉगिन पे, अगर मैं इसको रन करूँ, एम्प्लॉय लॉगिन को जो हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, क्या यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिन, यहाँ पे लिख दिया admin123 और लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। वो क्या होगा कि बैकएंड से मैचिंग हो रहा है, बैकएंड में भी और यहाँ भी सेम मैंने टाइप किया, ओके पे क्लिक किया और ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि ये एडिंग न्यू, यहाँ पे बटन मेरा कोई भी वर्किंग नहीं है। सबसे पहले मैं फर्स्ट बटन को वर्किंग बनाऊंगी, एडिंग न्यू एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉय को ऐड करना है, ठीक है। जब हम ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ना ये वाला फॉर्म आके खुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने ऑटो जनरेट किया ना एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इसको फ्रीज कर दिया है। हम लोग बहुत सारी वैलिडेशंस लगाने वाले हैं। एम्प्लॉय आईडी को फ्रीज कर देंगे ताकि कोई टाइप ना कर सके, ठीक है, रीड ओनली कर देंगे। नेम यहाँ पे टाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ये देखो ये कैलेंडर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये लेने वाले हैं। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेंगे यहाँ से, ठीक है, और ये भी कैलेंडर की फॉर्म में आएगा। फिर जेंडर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में भी वैलिडेशंस लगेंगी।
कि मोबाइल नंबर कहाँ से 6, 7, 8 है, ये 4 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है, और 10 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और डेजिग्नेशन एड्रेस, ये हमने टेक्स्ट एरिया लिया है, टेक्स्ट लिया है हमने, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे भी कंडीशंस लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ में और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, यहाँ भी वैलिडेशंस लगने वाली है। तो मैंने यहाँ पे ना एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट पी वाई नाम की फाइल बना ली है। इसके अंदर ना मैं सारे फंक्शंस ही बनाऊंगी, यहाँ पे एडिंग एन एम्प्लॉय, सर्चिंग एन एम्प्लॉय, डिलीटिंग अ रिकॉर्ड। तो सारे के सारे जितने भी मेरे ऑपरेशन है ना, मैं इसके अंदर एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर मैं सारा रिकॉर्ड रखने वाली हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अभी इस टाइम पे ना 3 फॉर्म है, एम्प्लॉय लॉगिन, ठीक है, 3 फाइल्स है हमारे पास, एम्प्लॉय डैशबोर्ड, और तीसरी है एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले अपना इनिशियल्स लिखूंगी, बेसिक, जो मैं हर बार लिखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना बेसिक इनिशियल्स लिख दिए। मेरी एक विंडो का साइज दे दिया मैंने, ये देखो, फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट स्टार। टिकिंटर क्या है, एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो आपको सब कुछ इंपोर्ट करना है, रूट इक्वल टू टीके, टीके क्लास है, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया रूट नाम का। रूट डॉट ज्योमेट्री, मैंने विंडो को एक साइज दे दिया। विड्थ इनटू हाइट, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो 500 है वो विड्थ है, और हाइट क्या है 630, मैंने एक साइज दे दिया। रूट डॉट टाइटल, एक टाइटल दे दिया, एडिंग न्यू एम्प्लॉय। और रूट डॉट मेन लूप क्या करते हैं कि विंडो को स्टार्ट करती है। तो अगर मैं इतने से प्रोग्राम को रन करके देखूं, तो ये मेरी एड न्यू एम्प्लॉय फॉर्म इस तरीके से आपको विजिबल होगा, ये देखो आ रहा है ना नजर। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ना, ये देखो, ये ना पूरी तरह से विंडो को फ्लेक्सिबिलिटी से मूव हो रही है, बड़ा भी कर पा रही हूँ मैं, छोटा भी कर पा रही हूँ। इसका ना पहले तो मैं साइज फिक्स कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रूट डॉट रीसाइजेबल, यहाँ पे रीसाइजेबल ऑप्शन है, रीसाइजेबल। और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल्स कॉमा फॉल्स, ठीक है। विड्थ भी फॉल्स है और हाइट भी फॉल्स है, हाइट को भी कोई बढ़ा ना सके, कम ना कर सके, और विड्थ को भी, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से रन करके अगर देखती हूँ, ये देखो, तो ये मेरा बिल्कुल फिक्स हो गया कि यहाँ पे कर्सर लाऊं ना, तो वो, तो जो मेरा कर्सर रीसाइज का साइन होता है ना, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखो मेरी बिल्कुल विंडो का साइज जो है वो फिक्स हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट टास्क है ना, यहाँ पे मैंने एक व्हाइट कलर का फोरग्राउंड कलर लेना, टेक्स्ट होना चाहिए, एड न्यू एम्प्लॉय, व्हाइट कलर का टेक्स्ट और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, ठीक है। बस ये है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एक का हेडिंग, ठीक है, मैंने कमेंट्स करके लिख दिया हेडिंग, मैं हेडिंग दे रही हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगी लेबल, लेबल टेक्स्ट इक्वल टू, टेक्स्ट हो जाएगा एड न्यू एम्प्लॉय, ओके। फोरग्राउंड कलर के लिए, टेक्स्ट कलर के लिए आप एफ जी यूज करते हो, एफ जी क्या है हमारा, व्हाइट। और बैकग्राउंड कलर बीजी क्या है हमारा, ब्लैक, ओके। फिर इसके बाद आ जाएगा फोंट, फोंट फोंट क्या लोगे आप, इसके बाद मैंने फोन ले लिया एरियल 20 बोल्ड, ठीक है, ये मेरा फोन हो गया। और क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें, तो इसके बाद ना मैं एक बार इसको प्लेस कर देती हूँ। मैं यहाँ पे ना आपको जो समझाया हुआ है मैंने, 3 ज्योमेट्री मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये देखो, अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो ये मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा, एम्प्टी है, ठीक है। तो ज्योमेट्री मैनेजर क्या करते हैं कि जब आपको किसी विजेट को शो करना है ना, अपने स्क्रीन पे कुछ शो करना है विजेट को, तो आपको पैक, प्लेस या ग्रिड, तीनों में से किसी एक ज्योमेट्री मैनेजर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस केस में मैं यूज करूंगी प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी डॉट प्लेस X0 Y0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर का यूज किया, ये देखो। अब इसको रन दोबारा करूं, तो ये एड न्यू एम्प्लॉय इस तरीके से आ गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, ये देखो, जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड है ना, इनमें से थोड़ा स्पेसिंग हो जाए, थोड़ा सा वाइड हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा वाइड हो जाए। तो इसके लिए ना मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पैड एक्स का यूज करना, पैड वाई पैड एक्स का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैड वाई का यूज करूंगी। पैड वाई जो है वो वर्टिकल स्पेसिंग के लिए होते हैं, इंटरनल स्पेसिंग के लिए, ठीक है। जब आप किसी विजेट के अंदर, लेबल क्या है हमारा, विजेट है ना, जब आप विजेट के अंदर पैड एक्स पैड वाई यूज करते हो, तो वो आपको इंटरनल स्पेसिंग देता है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने पैड वाई इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे रही हूँ 20, दे देती हूँ पैड वाई 20। और अब अगर मैं फिर से रन करूँ इसको, तो ये देखो मुझे इंटरनल स्पेसिंग मिल गई है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो बैकग्राउंड है ना, ये यहाँ तक आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ तक आके ना रुक गया है बैकग्राउंड, कोई सेंस नहीं बनती है, हमें बैकग्राउंड चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड। यहाँ ये यहाँ तक चाहिए, पूरा एंड तक चाहिए, एंड तक।
तो इसके लिए ना हम एक रेल विड्थ, रिलेटिव विड्थ का यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ना, रेल विड्थ इक्वल टू 1, तो ये क्या होता है कि, तो इसको, इसका क्या मतलब होता है, 100% ऑफ पेरेंट्स वेट, ठीक है। रेल वेट इक्वल टू 1, ये क्या होता है, 100% ऑफ पेरेंट्स वेट। तो ये क्या होगा, पूरी की पूरी वेट जो है वो ऑक्युपाई कर लेगा, ये देखो। अब अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी वेट, जितनी भी वेट है ना एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी भी वेट है ना, सब में वो कलर दे देगा, ठीक है। पूरी की पूरी वेट वो ऑक्युपाई कर लेगा। अब नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट एक ना, ये देखो, ये ना मैंने फ्रेम लिया हुआ है, फ्रेम के अंदर काम किया है मैंने। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा, ये जो लाइन है, ये सारा, ठीक है, ये सारा क्या है, हमारा एक फ्रेम है। फ्रेम के अंदर मैंने वो फील्ड्स ली हुई है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारा कुछ मैंने एक फ्रेम के अंदर दिया। तो सबसे पहले हम एक फ्रेम लेते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये रूट है, ये जो है ना पेरेंट विंडो, ठीक है, ये जो पेरेंट है ना, ये हमारी रूट विंडो है, पेरेंट विंडो है, रूट क्या हमारी पेरेंट विंडो है, ये वाली, ये जो ग्रे ग्रे कलर में आपको दिख रही है, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ F1, ये हमारा F1 होगा, फ्रेम 1, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारी जो रूट है ना, ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमेंट करके लिख दिया फ्रेम विंडो, तो सबसे पहले मैं फ्रेम लूंगी। अब मैं इसके लिए, फ्रेम के लिए क्या करने वाली हूँ, मैंने बोला ना आपको, मैंने F1 नाम दिया है, ठीक है। रूट तो है जो पेरेंट विंडो है, जिसके अंदर फ्रेम है। फ्रेम किसके अंदर है, रूट के अंदर है ना, पेरेंट के अंदर है फ्रेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे F1 नाम दूंगी इसमें। यहाँ पे मैं विजेट ले रही हूँ, फ्रेम, डन। मैंने फ्रेम ले लिया, विजेट का नाम। और ये किसके अंदर है, रूट के अंदर, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो फ्रेम है ना हमारा, ये किसके अंदर है, पेरेंट विंडो के अंदर है फ्रेम, रूट विंडो के अंदर है। और इसके अंदर बाद मैंने दे दिया यहाँ पे बीजी वाइट दे दिया, बीडी, ये क्या होता है, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर मैंने 3 दे दिया, ठीक है, 3 बॉर्डर दे दिया। तो इसके बाद में मैंने आपको ये भी कराया है कि जब आप फ्रेम वगैरह पे ना 3D इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, जो देखने में अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए ना मुझे रिलीफ यूज करना पड़ेगा, रिलीफ इक्वल टू, कैप्स लॉक ऑन करके मैं ग्रूव लगाऊंगी, ठीक है। आपको ना कुछ मैं इफेक्ट्स, मैंने रिलीफ की ना ऑप्शंस बताई हुई है जो कि 3D इफेक्ट क्रिएट करती हैं, तो वो आपको एक बार मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ये कुछ रिलीफ ऑप्शंस है, ठीक है। ये जो फ्लैट है, अगर आप रिलीफ इक्वल टू फ्लैट लिखोगे ना, तो आपके पास कुछ भी 3D इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल प्लेन सा। जो भी आप विजेट लोगे ना, एंट्री फील्ड भी ले सकते हो, फ्रेम भी ले सकते हो, कोई भी विजेट आप बटन के अंदर ये इफेक्ट डाल सकते हो, तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। रेज्ड लोगे तो थोड़ा सा आपको 3D इफेक्ट नजर आएगा, सनकेन लोगे तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट होगा, रिच इस तरीके से है, सॉलिड जो है वो आपको क्या करेगा, ब्लैक आउटलाइन दे देगा। तो मैंने यहाँ पे बीजी वाइट दे दिया, BD3, और रिलीफ ग्रुप दे दिया, ठीक है, ग्रुप का मैं यूज कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे लास्ट में F1, इसमें आपको ना हाइट एंड विड्थ भी देनी पड़ेगी, ठीक है, हाइट एंड विड्थ देनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले हम विड्थ देख लेते हैं, रूट विंडो की विड्थ क्या है, 500, ठीक है, इससे थोड़ी सी कम दे देते हैं हम विड्थ इसकी। मैंने यहाँ पे दे दी विड्थ इक्वल टू 500, से कम दे देती हूँ मैं, विड्थ 480 दे देती हूँ, 480, ठीक है। और हाइट दे देती हूँ, हाइट कितनी है यहाँ पे, 630, ठीक है। तो मुझे नीचे रूट पे बटन्स भी लेने हैं ना, इसलिए हाइट थोड़ी सी मैं कम ही रखूंगी। मैं यहाँ पे 630 से कम, मैं यहाँ पे 480 हाइट रखूंगी, ठीक है। 480 विड्थ है और 480 की हाइट है। और इसको प्लेस करना है, F1 डॉट प्लेस, कहाँ पे प्लेस करना है, एक्स इक्वल टू, मैं भी आपको मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो प्लेस के अंदर ना एक्स एंड वाई, दो कोऑर्डिनेट पोजीशंस हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्स क्या करती है, विजेट को हॉरिजॉन्टली मूव करवाती है, और वाई विजेट को वर्टिकली मूव करवाता है, ठीक है। तो अभी आपको दोबारा से मैं बताती हूँ। मैंने इसको प्लेस करने के लिए ना, फ्रेम को कहाँ पे प्लेस करना है, X5, एंड मैं यहाँ पे अगर लिख दूं y इक्वल टू 10 लिख दूं अगर मैं सपोज, ठीक है। तो मेरा फ्रेम देखो कहाँ पे आके रुकेगा, ये तो बिल्कुल ऊपर हो गया ना। मुझे बेसिकली यहाँ पे फ्रेम चाहिए ना, यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से मैं फ्रेम चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने Y10 दिया ना, इसलिए ये
बिल्कुल माइनर सा, निग्लिजिबल सा इतना डिफरेंस दिखा रहा है, ये 10 है, y इक्वल टू 10। ठीक है, तो x इक्वल टू 5, ये इतना सा डिफरेंस दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो मैं y में थोड़ी चेंज लाती हूँ। y अगर मैं चेंज करके 100 कर दूं, ठीक है, y अगर मैंने चेंज करके 100 कर दिया, तो हमारा जो फ्रेम है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी करके ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन हो गया गैप। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ कि विड्थ को थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, जैसे थोड़ा सा, ठीक है, 5 पिक्सल्स ज्यादा कर देती हूँ, कि जितना यहाँ पे गैप है ना, उतना ही यहाँ पे हो। ये विड्थ है, ये विड्थ है ना हमारी, इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा कर देती हूँ विड्थ को। 480 से मैं अगर कर दूं 490, 490 कर दो, तो ये अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, नीचे बटन आ जाएंगे। ये हमारा हाइट एंड वेट बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पे ना हाइट एंड वेट में कुछ और चेंजेस करके ना, इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया मैंने, हाइट एंड वेट में चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो ये मेरा फ्रेम रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट सीखते हैं क्या लेना है। पहले एम्प्लॉय आईडी लेना है, और उसके सामने एक एंट्री फी लेना है, फिर नेम, फिर एंट्री फी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना कमेंट डाल के लिख लेती हूँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब मैं पहला काम जो वर्क करने वाली हूँ, एम्प्लॉय आईडी पे काम करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय आईडी कमेंट डाल के। इसके बाद मैं यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एक लेबल ले लिया एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी लेबल विजेट का मैं यूज कर रही हूँ, एक वेरिएबल ले लिया एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू लेबल, लेबल विजेट का यूज कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टेक्स्ट इक्वल टू, बैकग्राउंड कलर मैं कौन सा लूंगी, लेबल का, ये लेबल पे वर्क कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ एम्प्लॉय आईडी अंडरस्कोर लेबल। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा कि ये लेबल पे हम वर्क कर रहे हैं। जो फ्रेम का बैकग्राउंड कलर है हमें सेम ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बीजी अगर मैंने यहाँ पे कर दिया व्हाइट, और एफ जी कर दिया मैंने, एफ जी इक्वल टू नेवी। ठीक है, नेवी ब्लू कलर मुझे चाहिए। और इसके बाद फॉन्ट का साइज भी मुझे देना पड़ेगा ना, फॉन्ट का साइज दे दिया एरियल 15 एंड बोल्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया जो मैंने फ्रेम को दिया था, फोरग्राउंड कलर नेवी, फॉन्ट का साइज दे दिया मैंने एरियल 15 एंड बोल्ड। डन, तो इतना हो गया हमारा। तो इसको मैं प्लेस कर देती हूँ। प्लेस कहाँ करना है, ये देखो लेबल कहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही ना, तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट कहता है रूट में होता है लेबल, बट ये लेबल मेरे को कहाँ चाहिए, फ्रेम के अंदर। मुझे ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा F1 कोमा, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। जो जो चीजें आप फ्रेम के अंदर लेना चाहते हो ना, वो आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, F1 कोमा, बिकॉज ये देखो, ये फ्रेम मैंने किसके अंदर लिया था, रूट के अंदर लिया था ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा था। तो इसलिए मुझे अब फ्रेम के अंदर, F1 क्या है हमारा, फ्रेम है, F1 फ्रेम है ना, तो मुझे लेबल को लेबल को और एंट्री फील्ड सभी को फ्रेम के अंदर लेना है। मुझे यहाँ पे F1 करके ऐसे मेंशन करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको अब प्लेस कर रही हूँ, एम्प्लॉय आईडी लेबल डॉट प्लेस। प्लेस कहाँ करना है, अब ये जो रूट विंडो है ना, अब जो हमारी जो रूट विंडो है ना, उसके कोऑर्डिनेट पोजीशंस फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है ना, हमने यहाँ पे F1 लिख दिया। F1 मतलब ये फ्रेम के अंदर है। ठीक है, तो अब मैं अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखती हूँ, तो ये हमारा जो लेबल है ना, ये बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना कॉर्नर में आ जाएगा, x0 y0 मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो बिल्कुल कॉर्नर से। ठीक है, अभी ये जो रूट है ना, उसका कोऑर्डिनेट पोजीशन फॉलो नहीं हो रही, अब फ्रेम के अंदर आ गया हमारा विजय। ठीक है, फ्रेम के अंदर आ गया, तो मैं यहाँ पे ना x इक्वल टू थोड़ा सा स्पेसिंग दे देती हूँ, कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, y इक्वल टू 10 कर देती हूँ, और x इक्वल टू 5 कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूं x इक्वल टू 5, और y मैं कर दूं 10। ठीक है, तो अब अगर मैं रन करके देखूं इसको, ये देखो अब थोड़ा सा देखो फर्क पड़ा ना। तो y जो होता है ना, हमेशा वर्टिकल कोऑर्डिनेट पोजीशन होता है। ठीक है, ये है y इक्वल टू 10, और ये हमारा x है, x इक्वल टू 5 ये है। ठीक है, x इक्वल टू 5, जो x होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टली विजेट को मूव करवाता है, और y जो होता है हमेशा वर्टिकल मोशन में मूव करता है हमारा विजेट। तो मैंने यहाँ पे दिया y इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब मेरा जो नेक्स्ट, मैं यहाँ पे ना एंट्री फील्ड यहाँ पे लूंगी, ये देखो। तो अब क्या करेंगे, अभी देखो हमें बहुत सारे फील्ड्स लेने हैं। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे है x इक्वल टू 5, तो
अगर मैं एक्स में चेंज करूं, एक्स इक्वल टू कर दूं मैं 150, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मूव हो जाएगा, हमारा एंट्री फील्ड है ना वो हॉरिजॉन्टल मूव हो जाएगा, ठीक है। बट y इक्वल टू 10, ये एम्प्लॉय आईडी और ये भी y इक्वल टू 10, तो एक सिमेट्री मेंटेन रहती है। तो मैं y को नहीं छेड़ूंगी, y जो है वो 10 ही रहेगा, x में चेंज आएगा अगर मैं एंट्री फील्ड लाऊंगी तो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे आएगा, उसका एंट्री फील्ड आएगा यहाँ पे। तो सेम वे में हम क्या करेंगे कि इसको भी हम एक्स में चेंज नहीं करेंगे, एक्स इक्वल टू 5 ही रहेगा, ठीक है। इस केस में क्या क्या चेंज करेंगे, हम वाई में चेंज करेंगे, ठीक है। नीचे लाना है ना इसको, एंट्री फील्ड को, तो इसमें क्या चेंज होगा, वाई में चेंज करेंगे। तो आपको एक ना सिमेट्री बनानी है कि वाई जो है ना वो कितना चेंज करना है हमें, जैसे 50-50 पिक्सल का चेंज करना है, 60 का, 70 का, तो आपकी विषय कि आप कितना चेंज कर, एक ही सिमेट्री में आपको चलना है। तो मेरा एम्प्लॉय आईडी मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि अभी ना मैं नॉर्मल ना सभी जो है फील्ड्स है ना वो यहाँ पे लिख लूंगी मैं, बाद में ना उनपे नेसेसरी, इनको पहले जगह अपनी अपनी जगह दे दूं सारे फील्ड्स को, ठीक है। सारे फील्ड्स अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं वैलिडेशंस लगाऊंगी, उसके बाद मैं उनमें चेंजेस करूंगी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एम्प्लॉय आईडी एंट्री, ठीक है। ये एंट्री फील्ड है इक्वल टू, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एंट्री विजेट का, ठीक है। और किसके अंदर, F1 के अंदर एंट्री विजेट आएगा, F1 के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ना एंट्री फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है ना वो यहाँ पे लिख दिया, सेम ही है। ये देखो फॉन्ट मैंने दे दिया एरियल 12 बोल्ड, बैकग्राउंड कलर ये मैंने ना हेक्साडेसिमल कलर मैंने कलर पिकर से लिया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैंने कि आप जब हेक्साडेसिमल कलर पिकर लिखोगे ना अपने क्रोम में तो आपके पास वो ऑप्शंस आ जाएंगी, वहां पे ना उनके कोड दिए होते हैं, ऑप्शन के साथ ना कोड दिए होते हैं। कोई भी कलर जो है, मैंने एक लाइट ग्रे कलर लिया है, ठीक है। बीडी 2 दे दी, इसका बॉर्डर मैंने 2 दे दिया, और लीफ मैंने दे दिया सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का मतलब है कि मुझे एक आउटलाइन चाहिए, ब्लैक आउटलाइन, ठीक है। तो अब इसको मैं प्लेस कर देती हूँ, एम्प्लॉय आईडी एंट्री डॉट प्लेस। प्लेस कहाँ पे करना है मैंने आपको बताया अभी कि एक्स में चेंज आएगा, बिकॉज सेम हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है ना। अगर मैं लिख दूं एक्स इक्वल टू 150 और y सेम रहने दूं, y इक्वल टू 10, y सेम रहने दूं, और यहाँ पे ना मैं कॉलन लगा देती हूँ, यहाँ पे कॉलन लगा देती हूँ एम्प्लॉय आईडी पे, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एम्प्लॉय आईडी प्रॉपरली शो हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो अभी इसमें कर्सर है, इसमें अभी मैं लिख भी पाऊंगी, इसको मैं क्या करने वाली हूँ, रीड ओनली बना दूंगी। एम्प्लॉय आईडी के बाद में नेक्स्ट फील्ड्स है नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अभी मैंने ये जो कैलेंडर वाले फील्ड है ना इस तरीके से मैं नहीं लेने वाली, ठीक है। अभी ना सीधा एंट्री एंट्री फील्ड, इसको इनको एक जगह पे प्लेस कर देते हैं, उसके बाद हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो मैं एम्प्लॉय का हो गया रिकॉर्ड, इसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं नेम, यहाँ पे कॉपी कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा नेम लेबल, नेम लेबल, यहाँ पे भी आ जाएगा नेम लेबल, और टेक्स्ट हमने चेंज करना है, यहाँ पे आ जाएगा नेम, नेम आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ, सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, X5 हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये नीचे आना चाहिए ना, नेम जो है वो एम्प्लॉय आईडी के नीचे आएगा, लेबल के नीचे आएगा, तो वाई में चेंज करेंगे, वर्टिकल चेंज करनी है तो वाई में चेंज करेंगे। तो मैं ना गैप रखना चाहती हूँ 50-50 का, ठीक है। ये आपके विषय, आप अगर बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो गैप कम रखोगे, अगर छोटा प्रोजेक्ट है आपका तो गैप आप 70-80 का भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 50-50 का गैप दे रही हूँ। तो पहला मेरा वाई है 10, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 60, 60 में, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ 60, एम्प्लॉय आईडी की जगह यहाँ पे हो जाएगा नेम, नेम एंट्री, और यहाँ पे भी हो जाएगा नेम एंट्री, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। तो इसको रन करके देखते हैं, हमारा नेम भी आ गया अपनी जगह पे। इसका मैं व्हाइट दे देती हूँ, बीजी कलर जो है ना, इसको मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी जो है ना उसको मैंने ऑटो जनरेट करानी है आईडीज, इसलिए मैंने वो ग्रे कलर डिफरेंट कलर में दिया है, बिकॉज उसको मैंने फ्रीज करना है। तो इसका मैं बीजी जो है ना ये नहीं रखूंगी, इसको मैं दे देती हूँ व्हाइट, ओके।
तो नेक्स्ट फील्ड है मेरा डेट ऑफ बर्थ। तो ये मैंने ना कमेंट करके कुछ फील्ड्स के नाम लिख दिए कमेंट करके, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन कौन से फील्ड्स लेने हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेने लगी हूँ। तो जो पहले वाला हमारा नेम लेबल है ना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। बाद में चेंजेस करेंगे, इसमें वैलिडेशंस लगाएंगे। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेट ऑफ बर्थ DOB, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम बन जाएगा। इसको ना मैंने एक्स एंड वाई का भी चेंज करते हैं। तो इसमें X5 रहेगा। मैंने आपको क्या बताया है, 50-50 का मैं गैप दे रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे 50-50 का गैप दूंगी। मैं 110 ले लूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 50-50 का गैप दे रही हूँ। तो ये भी मेरा एंट्री फील्ड और डेट ऑफ बर्थ भी प्लेस हो जाएगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम वे में कर लेते हैं। तो इसमें भी मैं जैसे इसको नीचे रखना है, ठीक है। 110 के बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 160 का मैंने गैप दे दिया, ठीक है। 50-50 का गैप दे रही हूँ मैं। नेक्स्ट आ जाता है, इसी को कॉपी करके ना मैं जेंडर का मॉड्यूल, तो जेंडर में भी 160 के बाद मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे 210, 10, ठीक है। मैं 50-50 का गैप ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, चेंज कर सकते हो। 210, ठीक है। एक्स मैंने सेम ही रहने दिया है, एक्स में मैंने कहीं भी चेंज नहीं किया। इसके बाद आ जाता है मोबाइल नंबर। इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। और इसमें मैं 210 की जगह 260 दे दूंगी, ठीक है। 260, वाई को चेंज कर दिया, यहाँ पे भी 260 आ गया। नेक्स्ट आ जाता है डेजिग्नेशन। इसको कॉपी करके मैं नीचे लिख दूंगी। ठीक है, तो इसका मैं कर दूंगी 310। 50 का मैंने 260 प्लस 50 क्या हो जाता है 310। 310, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो। तो मैंने यहाँ पे ना एड्रेस का भी फील्ड्स ले लिए। मैंने एड्रेस लेबल, एड्रेस एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एड्रेस, पहले चेंज करूंगी यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इसके बाद अभी इसको भी चेंज करना है ना, 310 है तो 360 हो जाएगा, 360। और यहाँ पे भी 360 हो जाएगा। यहाँ पे ना एड्रेस एंट्री की जगह ना यहाँ पे मैं लूंगी टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट लूंगी, क्योंकि उसमें मैं दे रही हूँ हाइट एंड विड्थ थोड़े से वो उसके साइज बड़ा होता है। जैसे हमें एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस जो है वो एक तो लाइंस में तो आएगा नहीं, है ना। तो वो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होती है एड्रेस लिखने के लिए। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले लिया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पे ना मैं एक विड्थ और हाइट भी दे दूंगी। यहाँ पे मैंने दे दी विड्थ इक्वल टू, अगर मैं उस टेक्स्ट को विड्थ दे दूं 30 और हाइट दे दूं, हाइट मैंने 4 दे दी, ठीक है। तो अब मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ सारा फॉर्म आपको। तो ये मेरा प्यारा सा फॉर्म रेडी हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही रेडी हुआ है। देखो कितनी जल्दी हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें कि नीचे ना यहाँ पे रूट विंडो में, ठीक है, फ्रेम के अंदर नहीं, नीचे जो मैंने स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे ना दो बटन्स ले लेते हैं, एक सेव एम्प्लॉय और एक कैंसल बटन। दो बटन्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो बटन्स ना हमारे रूट विंडो में है, फ्रेम के अंदर नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना सेव एम्प्लॉय और कैंसल दो बटन्स लेने वाली हूँ। ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, एक का रेड बैकग्राउंड है, और व्हाइट कलर का टेक्स्ट कलर है, फोरग्राउंड, ठीक है। यहाँ मैंने कमेंट डाल के लिख लिया बटन्स। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सेव बटन, BTN, ठीक है। सेव पे क्लिक करके हमारा क्या होगा, सारा रिकॉर्ड डाटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव BTN इक्वल टू बटन विजेट का मैं यूज करूंगी। यहाँ पे बटन विजेट का मैंने यूज किया। यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट इक्वल टू सेव एम्प्लॉय, सेव एम्प्लॉय, ओके। और इसमें BG जो है वो मैं ले रही हूँ ग्रीन, ग्रीन बैकग्राउंड कलर। FG क्या हो जाएगा, व्हाइट, ठीक है। टेक्स्ट ले लिया मैंने सेव एम्प्लॉय, BG ग्रीन, फोरग्राउंड कलर व्हाइट।
इसका आप बीडी भी दे सकते हो, ठीक है ना, बॉर्डर दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया बीडी इक्वल टू, मैंने 3 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे रिलीफ ले लूं, रिलीफ इक्वल टू सॉलिड ही ले लेती हूँ, अगर मैं लेके देखती हूँ सॉलिड, ठीक है। तो एक बार इसको प्लेस करके ना रन करके देखते हैं। सेव btn डॉट प्लेस। तो मैं यहाँ पे ना एक्स जो है ना हमारा, मैंने यहाँ पे देखो फ्रेम मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे फ्रेम नहीं है, रूट के अंदर है ना। तो रूट के हिसाब से मुझे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। एक्स अगर मैं सपोज यहाँ पे ले लूँ 50, 50, और अगर मैं वाई ले लूँ यहाँ पे हमारा जो मेन जो विंडो की हाइट है उसके हिसाब से, विंडो की हाइट है हमारी 630, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मैं वाई अगर ले लूं, सपोज मैंने लिया 530, तो मैंने वाई ले लिया सपोज 530। तो देखते हैं कि हमारा बटन जो है ना वो कहाँ पे आके प्लेस हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करूंगी, थोड़ी सी ना इसकी, ये देखो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको पहले मैं फोंट दे दूंगी, थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा सेव एम्प्लॉय का टेक्स्ट का। और इसको थोड़ा सा और नीचे करना है मुझे। 530 की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 570, यहाँ पे ले लेती हूँ। और यहाँ पे फोंट का साइज भी दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना फोंट भी दे दिया एरियल 15 बोल्ड, ठीक है, 15 दे दिया मैंने, साइज को थोड़ा सा लार्ज कर दिया। तो ये यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। अब इसकी ना मैं हाइट और भी बढ़ा सकती हूँ, बटन की हाइट में और भी बढ़ा सकती हूँ। सॉलिड देने से ना बाहर आउटलाइन बन के आ गया। और इसका ना थोड़ा सा मैं हाइट विड्थ ठीक लग रही है मुझे, तो हाइट थोड़ी सी मैं बढ़ा देती हूँ इसमें। जैसे मैं यहाँ पे ना प्लेस में मैं हाइट और विड्थ भी दे सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं सपोज हाइट देती हूँ, हाइट 60, विड्थ 200, अगर मैं इसको रन करके देखूं अब, ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरा एम्प्लॉय फॉर्म आ रहा है, ठीक है। हाइट भी बढ़ गई, विड्थ भी बढ़ गई। तो इसकी थोड़ी सी मैं हाइट कम कर देती हूँ, ठीक है, 10 पिक्सल कम कर देती हूँ हाइट। अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूं, 50, 50 हाइट कर दी, विड्थ 200 ही रहने देती हूँ। तो अब ठीक है, अब कंपैरेटिव बेटर है, ये देखो इस तरीके से ये मेरा बटन तैयार हो गया, बटन बन गया मेरा, ठीक है। अब दूसरा जो बटन है ना वो भी एक ही बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट जो दूसरा है ना वो आप कॉपी पेस्ट इस तरीके से कर सकते हो। मैंने दोबारा ये कर दिया कॉपी, और नीचे जाके मैंने कर दिया कंट्रोल V, ठीक है, सेव हो गया। और नेक्स्ट आ जाता है कैंसल, कैंसल, इसका नाम चेंज कर दिया मैंने, कैंसल बटन। और यहाँ पे कैंसल आ जाएगा, कैंसल। और बीजी मैं यहाँ पे रेड ले रही हूँ, रेड। तो बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा हमारा। हाइट इसकी जगह बतानी पड़ेगी ना, जैसे 50 है तो मुझे वर्टिकली चेंज, हॉरिजॉन्टली चेंज करना है। तो 50 की जगह अगर मैं यहाँ पे दे दूं 200, 200, ठीक है। वाई सेम ही रहेगा, एक्स को मुझे चेंज करना है। एक्स अगर मैंने दे दिया 200, वाई को चेंज नहीं किया, तो ये अभी भी मुझे और ज्यादा चेंज करना, और ज्यादा आगे करना पड़ेगा। कैंसर जो है वो इसके ऊपर आ रहा है सेव एम्प्लॉय के, ठीक है। तो मैं 200 की जगह अगर मैं सपोज यहाँ पे दे दूं 300, अब ठीक है ना, परफेक्ट है। तो ये मेरे दो बटन्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, अभी हमने कुछ भी इसकी कोडिंग नहीं की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ना एम्प्लॉय आईडी को ना डिसेबल कर देते हैं, रीड ओनली कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंट्री फील्ड को मैंने रीड ओनली बनाना है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगी एम्प्लॉय आईडी एंट्री डॉट कन्फिग, कन्फिग। यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टेट इक्वल टू रीड ओनली। यहाँ पे 3 स्टेट आ गई, डिसेबल्ड, नॉर्मल और रीड ओनली, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया रीड ओनली स्टेट, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखूं, तो ये मुझे यहाँ पे कर्सर आ नहीं रहा, जैसे पहले आ रहा था ना, देखो बाकी सभी फील्ड्स में कर्सर आ रहा है, ये देखो नेम में भी लिखा जा रहा है, और सभी में कर्सर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ ना एम्प्लॉय आईडी में, कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब क्या होगा कि ऑटो जनरेशन का मतलब है कि बैकएंड से ना वो ऑटो जनरेट करेगा, बैकएंड से ना एम्प्लॉय आईडी उठाएगा, ठीक है, अपने आप। अगर 10 एम्प्लॉइज है, 110 तक है एम्प्लॉइज, तो 111 ही अपने आप उठा लेगा। तो मैंने यहाँ पे ना एम्प्लॉय आईडी को रीड ओनली बना दिया, स्टेट क्या कर दिया इसकी, रीड ओनली कर दिया। नेक्स्ट चेंज हम करेंगे डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है ना, जहां पे क्लिक करें इस तरीके का ना बॉक्स आ जाए, पूरा कैलेंडर आ जाए। तो इसके लिए ना आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ता है, टीके कैलेंडर,
ठीक है, पिप इंस्टॉल टीके कैलेंडर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा, यहाँ पे भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी आपको कैलेंडर दिख रहा है ना। तो इसकी हम वैलिडेशंस भी लगाएंगे अभी। तो पहले तो हमें ये कैलेंडर अपीयर करवाना है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जाके ना एक टर्मिनल विंडो अपनी ओपन करो, यहाँ पे लिख लो पिप इंस्टॉल टीके कैलेंडर, CALENDAR, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। आपकी क्या होगी कि जो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। मेरा जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मैसेज आ रहा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका वो प्रोसेसिंग वो है स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन। अब मैं यहाँ पे ना ऊपर, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ना एक तो मैसेज बॉक्स का यूज करने वाली हूँ, ठीक है। एक कैलेंडर का यूज करना है मुझे। मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। एक तो मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर दो, ठीक है। दूसरा क्या कर दो, ये ना एक पाइथन की एक्सटर्नल पाइथन लाइब्रेरी है, ये जो टीके कैलेंडर है ना, ये एक्सटर्नल पाइथन लाइब्रेरी है, टिक इंटर का नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ना हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम टीके कैलेंडर, मैंने इंस्टॉल कर लिया ना, फ्रॉम टीके कैलेंडर इंपोर्ट डेट एंट्री, ये कैपिटल लेटर वाला, ठीक है, डेट एंट्री, ठीक है। तो ये जो हमारी डेट एंट्री क्लास है ना, ठीक है, ये जो टीके कैलेंडर है ये क्या है, हमारा पाइथन की एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। और डेट एंट्री क्या है, हमारा एक विजेट है, ठीक है, डेट एंट्री विजेट है जो कैलेंडर टाइप इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। इसके बाद ना लिखेंगे फ्रॉम डेट टाइम, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। तो मैंने यहाँ पे ना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी है, ठीक है। तो ये जो टीके कैलेंडर है ना, ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल पाइथन लाइब्रेरी है, ठीक है। फ्रॉम एक्सटर्नल पाइथन लाइब्रेरी से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, एक विजेट इंपोर्ट कर रहे हैं, डेट एंट्री विजेट, जो कि एक कैलेंडर को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। और फ्रॉम डेट टाइम, इसके अंदर इस विजेट के अंदर एक डेट टाइम मॉड्यूल है, डेट टाइम नाम का मॉड्यूल है, वहां से हम एक क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं, डेट क्लास को, ठीक है। अब इस डेट क्लास में क्या होता है कि करंट डेट कह लो, जैसे सिस्टम में से डेट उठानी है, जैसे आपको वैलिडेशन लगानी है कि जो भी एम्प्लॉई है, ठीक है, उसकी 19 से कम एज नहीं होनी चाहिए, 60 से प्लस नहीं होनी चाहिए एज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डेट क्लास का यूज करेंगे। डेट क्लास के अंदर ना बहुत सारे मेथड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें करंट डेट भी समझ लो कि जो आज की सिस्टम से डेट उठाएगा वो भी है उसमें। और जो डेट है, हम कुछ वैलिडेशन हमें लगानी है, ठीक है, वो भी हम लगा सकते हैं। तो अब यही चीज समझ लो कि जो डेट टाइम मॉड्यूल है ना, वहां से हमने इनडायरेक्टली क्या किया, हमने टीके कैलेंडर में से ना, उसमें से विजेट उठाया, विजेट के अंदर जो मॉड्यूल है उसके अंदर क्लास है, और क्लास में से हमने मेथड्स को उठाना है, कुछ मेथड्स को पिक करना है। उसके लिए हमें ये चाहिए था, डेट चाहिए था, डेट क्लास का यूज करना था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म है ना वो किस तरीके से हमें विजिबल हो रहा है, ये देखो। तो ये हमारा फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी है ना, जो हमें हमने ऑलरेडी फ्रीज कर दिया है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। तो जो चेंजेस करनी है ना, हमने टीके कैलेंडर को इंस्टॉल किया है, तो हम यहाँ पे ना एक कैलेंडर अपीयर करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ में भी एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनमें वैलिडेशंस लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें कैलेंडर ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले रही हूँ, टुडे इक्वल टू डेट डॉट टुडे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डेट है ना, ये जो डेट, ये हमारी एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है, टुडे नाम का एक मेथड है, डेट क्लास के अंदर एक टुडे नाम का मेथड है, ठीक है, डेट डॉट टुडे। तो ये मैंने क्या कर लिया, रिट्रीव कर लिया। तो ये क्या करेगा, करंट डेट हमें लाके देगा, एक करंट डेट हमें विजिबल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट टुडे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें एक करंट डेट मिलेगी। अब मैं इसको रन करके अगर देखूं, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ,
और यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ, तो ये हमें करंट डेट आएगी 2025/08/28, ठीक है। तो ये आज की जो डेट है ना 28/8/2025, तो हमें वो शो होगी। तो अभी फिलहाल के लिए ना मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा देती हूँ। आपको बस ये याद रखना है, ये जो टुडे है ना, वो क्या करता है, हमें करंट डेट हमें शो करवाता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले ना मैं यहाँ पे डेट एंट्री कर दूंगी, ठीक है। तो अगर मुझे कैलेंडर शो करना है ना, तो मुझे डेट एंट्री विजेट का यूज करना पड़ेगा। मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था, फ्रॉम टीके कैलेंडर इंपोर्ट डेट एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे डेट एंट्री विजेट का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी, ठीक है, एक ना विड्थ दे देती हूँ, विड्थ इक्वल टू 15। यहाँ पे मैंने डेट पैटर्न दे दिया। डेट पैटर्न क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट हमारा जो डेट पैटर्न होता है वाई 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 वाई, ठीक है। और मंथ MM, और डे के लिए DD, ठीक है। तो ईयर मंथ डेट, ये हमारा डेट पैटर्न होता है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा मिन डेट इक्वल टू डेट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टुडे डॉट ईयर -60,1,1, ठीक है, डन। तो मैंने ये लिख दिया, मेंशन कर दिया, अभी आपको समझाऊंगी मैं। मैंने यहाँ पे मैक्स डेट कर दिया, मैक्स डेट इक्वल टू डेट, और यहाँ पे मैं फिर वही लिख देती हूँ, टुडे डॉट ईयर -19, कोमा टुडे डॉट मंथ, कोमा टुडे डॉट डे, ठीक है। तो ये मैंने ना कुछ चीजें मेंशन कर दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना टुडे डॉट ईयर लिया मैंने, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, ये देखो, ठीक है। टुडे डॉट ईयर क्या क्या हो गया कि 2025, 2025, ठीक है, -60, -60, अगर मैंने -60 किया, तो यहाँ पे ना मैं एज क्राइटेरिया रख रही हूँ कि 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी इंप्लॉय आएगा जॉब लेने, उसकी एज 19 से कम नहीं होनी चाहिए, और 60+ नहीं होनी चाहिए, 60 से ज्यादा और 19 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया है। तो यहाँ जो फर्स्ट फील्ड है ना, ये हमारा ईयर फेच करेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1965, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट फील्ड है ना, टुडे डॉट ईयर -60, तो यहाँ पे आ जाएगा 1965। तो नेक्स्ट ये जो फील्ड होता है, आपको पता है कि ईयर का मंथ बताता है, मतलब फर्स्ट मंथ, जनवरी का मंथ कैलेंडर में 1 जनवरी, ये आ जाता है डे, ठीक है, ये आ जाता है डे, ये भी 1। मिन डेट का मतलब है कि इससे आप मिनिमम नहीं ले सकते, जैसे 1965 है, ठीक है, 64, 63, 62, 60, ये आप नहीं ले सकते डेट। मिनिमम जो होनी चाहिए 1965 है, इससे कम वाली डेट्स नहीं ले सकते आप, ठीक है। सेम वे में ना टुडे डॉट ईयर -19, तो ये क्या हो जाएगा कि टुडे आज का ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है, ठीक है। टुडे डॉट ईयर -19 का मतलब है कि करंट ईयर -19, मतलब 2006 आ जाएगा, ठीक है। टुडे डॉट मंथ, मंथ कौन से, करंट मंथ आ जाएगा, मतलब हमारा जो मंथ है, अगस्त का मंथ है ना, 8 आ जाएगा। टुडे डॉट डे, डे कौन सा है आज, 28। तो ये इस तरीके से हमारा जो है रिट्रीवल होगा, जो हमारा जो करंट ईयर है 19 माइनस हो जाएगा, मतलब कि मैक्स डेट, इसको मैंने मैक्स डेट नाम दिया है। इससे ज्यादा की आप डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे 2006 है ना, अगर आप सिलेक्ट करो 7, 8, 9, वो फ्रीज हो जाएगा। 2006 से ज्यादा की आप डेट, मैक्स डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं अब इसको रन करके देखूं प्रोग्राम को, ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। एम्प्लॉई आईडी बिल्कुल फ्रीज है, टोटली फ्रीज है, ठीक है। तो मेरा ये प्रोग्राम जो इस तरीके से आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ देखो शोर है, ये एज क्राइटेरिया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना कैलेंडर पे, तो ये फ्रीज है, मतलब इसके आगे मैं डेट सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। 2007, 8, 9, 10, ठीक है। एक मैंने एज लिमिट दे दी है कि 19 से कम नहीं होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके अगर देखूँ ना, 1965 आया था ना मेरा ईयर, तो देखना 1965 के बाद ये रुक जाएगा, ये देखो 1965 के बाद ये फ्रीज हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 19 से कम नहीं होनी चाहिए एज। तो ये क्राइटेरिया मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट ये जो है हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगी, इसमें मैं करंट डेट ही रहने देती हूँ। अगर आप कुछ नहीं लिखते ना,
तो आपकी करंट डेट शो होगी। मैं ओनली यहाँ पे विड्थ इक्वल टू 15 दे देती हूँ और ये फॉर्मेट दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने डेट पैटर्न दे दिया, एक फॉर्मेट दे दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने डेट एंट्री नहीं लिखा, यहाँ पे आपको डेट एंट्री लिखना पड़ेगा। ठीक है, डेट एंट्री भी लिखना है। अब अगर मैंने इसको रन किया तो ये देखो मेरे दोनों जो फॉर्मेट है ना बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, ये करंट डेट आ रही है और ये आ रही है जो मेरी मिनिमम मैक्सिमम डेट थी। ठीक है, तो अब मैं इसको बंद करके ना, अब मेरी, अच्छा, नेक्स्ट जो वैलिडेशन मेरी होने वाली है ना वो क्या है कि बटन क्लिक पे, बटन अगर मैं क्लिक करूं, अगर मैं मोबाइल नंबर कुछ भी फिल किया, ठीक है, अगर मैंने मोबाइल नंबर कुछ भी फिल किया तो क्या हो जाएगा कि वो मुझे एरर मैसेज देगा कि डिजिट्स ही होने चाहिए। ठीक है, आप ये कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक नहीं फिल कर सकते, ओनली डिजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं 10 से कम का मोबाइल नंबर फिल कर रही हूँ, ये 10 से कम का मोबाइल नंबर है, डिजिट्स वैलिडेशन होनी चाहिए कि मोबाइल नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट्स ओनली। ठीक है, और जो थर्ड वैलिडेशन है मेरी, वो अगर मैं जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से फिल कर रही हूँ तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका जो नंबर है ना 6 7 8 या 9, इन चारों में से कोई एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 वैलिडेशन यहाँ पे लगने वाली है। तो मैं ना नीचे आ जाती हूँ बटन पे। सबसे पहले तो कैंसिल बटन पे कोडिंग करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि बटन्स में ना हम कमांड लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कमांड इक्वल टू एग्जिट। ठीक है, इसमें इसकी कोडिंग की जरूरत नहीं है। अगर मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करूं तो वो एग्जिट हो जाए, या फिर आप रूट डॉट डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हो। तो अगर मैंने रन किया तो कैंसिल पे अगर मैं क्लिक किया तो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, सेव बटन पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कमांड इक्वल टू, यहाँ पे एंटर करके लिख देती हूँ कमांड इक्वल टू सेव एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन ले लिया, फंक्शन का नाम ले लिया। अब मैं ऊपर यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देती हूँ, या मैंने कमेंट करके लिख दिया कि वैलिडेशन फंक्शन। ठीक है, वैलिडेशन फंक्शन, यहाँ पे मैं फंक्शन लूंगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफ सेव एम्प्लॉय, इसको किया बंद। ठीक है, ये मैंने ये मैंने फंक्शन ले लिया यहाँ पे। और सबसे पहले मोबाइल वैलिडेशन लगा रही हूँ ना, यहाँ कमेंट डाल के मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल वैलिडेशन। अब मैं सबसे पहले एंट्री फील्ड है ना जो मोबाइल का, उसको गेट करवाऊंगी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोबाइल इक्वल टू मोबाइल एंट्री डॉट गेट। ठीक है, मैंने गेट करवा लिया मोबाइल फील्ड को। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ इफ, पहले मैं डिजिट्स वाला लूंगी कि ओनली डिजिट्स अलाउड है। आप कुछ भी अल्फाबेट्स वगैरह नहीं लिख सकते। इफ नॉट मोबाइल डॉट, मोबाइल डॉट के बाद ये आ जाएगी ऑप्शंस आपको। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस डिजिट। ठीक है, इस डिजिट आ गई। ठीक है, अगर मोबाइल में इस डिजिट नहीं है, मतलब डिजिट नहीं है, इस का मतलब होता है वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, इस कि डिजिट है या नहीं ये फाइंड आउट करता है। ठीक है, अगर वो डिजिट नहीं है तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो शो हो जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। तो ये मैंने एरर मैसेज शो कर दिया और बाद में रिटर्न कर दिया। रिटर्न मतलब आगे ना जाए, वहीं से ही बंद हो जाए प्रोग्राम। ठीक है, वहीं से ही जो हमारा जो नेक्स्ट मैसेज है ना वो डिस्प्ले ना हो। तो मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्राइटेरिया लगाऊंगी कि 10 से कम, मतलब एग्जैक्टली 10 लिमिट होनी चाहिए जो आप मोबाइल नंबर लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इफ लेंथ ऑफ मोबाइल, लेंथ ऑफ मोबाइल नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, अगर 10 नहीं है तो क्या मैसेज शो हो, इनवैलिड इनपुट, मोबाइल नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली 10 डिजिट। ठीक है, तो ये भी शो हो गया। तीसरा क्या है कि जो हमें स्टार्ट में लिखना है ना, 0th इंडेक्स पे 6 7 8 या 9, इन चारों डिजिट्स में से किसी एक से ही मोबाइल नंबर शुरू होना चाहिए। मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगी, इफ मोबाइल का 0th करेक्टर है नॉट इन, नॉट इन, यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8 9। ठीक है, इन चारों में से कोई नहीं है तो क्या मैसेज बॉक्स शो हो। ठीक है, मोबाइल नंबर मस्ट स्टार्ट के 6 7 8 और 9। ठीक है, ये चार मैंने वैलिडेशन, 3 वैलिडेशन लगा दिए। एक बार इनको चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर अगर दे दूं कुछ भी, ठीक है, तो सेव एम्प्लॉय पे किया, मोबाइल नंबर मस्ट कंटेन ओनली डिजिट्स। ठीक है, इस तरीके से आ गया मैसेज। अब इसको मैंने नेक्स्ट, मैं अगर 10 से कम दे देती हूँ,
ठीक है, मैंने 10 से कम दे दिए डिजिट्स। सेव एम्प्लॉय पे क्लिक किया, मोबाइल नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली 10 डिजिट्स। सेकंड वाला मैसेज भी आ गया। और अगर मैं यहाँ पे 1 से शुरू कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 डिजिट्स है, बट स्टार्ट जो है वो रॉन्ग है। सेव एम्प्लॉय पे किया तो ये मुझे मैसेज दे रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो एरर हमने फाइंड करना है ना, उसी के रिलेटेड मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डन है। अब नेक्स्ट हम लोग एक और क्राइटेरिया डेट ऑफ बर्थ में लगा देते हैं कि ये जो है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ ज्यादा नहीं होनी चाहिए ज्वाइनिंग से। ठीक है, वो भी सही नहीं होएगा ना। तो एक और क्राइटेरिया लगा देते हैं, कैंसिल पे क्लिक किया। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे इसको भी, इनको भी गेट करवाना पड़ेगा। इसको ना ऊपर ले लेती हूँ, इसको ना कट करके मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं, मुझे उसका भी क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिया डेट ऑफ बर्थ, एक वेरिएबल ले लिया, और DOB एंट्री डॉट गेट एंट्री, गेट डेट सॉरी। तो यहाँ पे ना हम लोग गेट नहीं यूज करेंगे, गेट डेट यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कैलेंडर फॉर्मेट लिया है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू पे क्लिक किया, डॉट गेट डेट। ठीक है, तो ये मैंने इनको दोनों को एंट्री, जो उनके कैलेंडर फॉर्मेट उनको गेट करवा लिया। और नेक्स्ट में मैं करूंगी यहाँ पे, यहाँ पे मोबाइल वैलिडेशन ऊपर लिखा ना, मोबाइल वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे ना मैं डेट वैलिडेशन लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब क्राइटेरिया लगाऊंगी, इफ डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू डेट ऑफ ज्वाइन। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू डेट ऑफ ज्वाइन है। तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट, डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एक बार इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने जैसे ये ओपन किया, ठीक है, मोबाइल नंबर हमने ट्राई कर लिया है। तो अगर मैं इसको मैं दे दूं, चलो 2002 दे देती हूँ, 15/8/2002। तो इसको मैं, इसको भी सेम दे देती हूँ, इससे कम दे देती हूँ, 2002 से कम दे देती हूँ इसको। ठीक है, ये 2 से 2019 ये कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको भी कम दे दिया। और अब मैं, पहले मैं फॉर्म भी फिल करके देख लेती हूँ। आरूही, ठीक है, जेंडर फीमेल, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, एड्रेस, सेव एम्प्लॉय किया, डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेट ऑफ ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो कर देती हूँ, एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली। एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली, ये मुझे मैसेज बॉक्स आ जाएगा। अब एक बार फिर से रन करके देखती हूँ मैं। ठीक है, अब मैं अगर फॉर्म फिल करूँ, नेम आरोही, ये डेट ऑफ बर्थ अब यही रहने देती हूँ, जेंडर फीमेल, मोबाइल नंबर 10 करेक्टर्स है, डेजिग्नेशन मैनेजर, एड्रेस कुछ भी कर दिया, सेव एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये मैसेज बॉक्स मुझे शो हो जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट मैं एक क्राइटेरिया और लगाने लगी हूँ कि कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, आप खाली नहीं छोड़ सकते कोई भी फील्ड को। ठीक है, तो अब फटाफट लगाते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी एंट्री फील्ड्स को गेट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो जो एंट्री फील्ड्स है ना, 3 करा चुके हैं गेट। आईडी को नहीं कराएंगे, बिकॉज वो मैंने अभी फ्रीज की है ना पीछे से। मैं जो हमारा आईडी, एम्प्लॉय आईडी है ना, वो बैकएंड से रिट्रीव करवाऊंगी मैं, ऑटो जनरेट होगा, उसको गेट नहीं करवाऊंगी अभी मैं। तो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, नेम इक्वल टू नेम एंट्री डॉट गेट, नेम एंट्री को गेट करो। और कौन कौन से फील्ड्स थे हमारे, जेंडर था, जेंडर इक्वल टू जेंडर एंट्री डॉट गेट। ठीक है, ये भी करा लिया। नेक्स्ट एक डेजिग्नेशन का था, डेजिग कर लेते हैं, डेजिग
इक्वल टू डेजिग एंट्री डॉट गेट, ठीक है। डेजिग्नेशन को भी गेट करा ले, और एक था एड्रेस था, वो नीचे ले लेती हूँ यहाँ पे। एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे सारे फील्ड्स कवर हो गए। एड्रेस इक्वल टू एड्रेस एंट्री डॉट गेट। तो एड्रेस मैंने ना, ये देखो टेक्स्ट फील्ड में लिया था, ये देखो टेक्स्ट में लिया था ना मैंने एड्रेस। तो जो टेक्स्ट में लेते हैं ना उनको डायरेक्ट, जो हमारे एंट्री फील्ड में होते हैं ना उनको डायरेक्ट गेट करवा लेते हैं। जो हमारे टेक्स्ट एरिया में होते हैं ना, टेक्स्ट फील्ड में, उनको हम इस तरीके से गेट करवाते हैं। कहाँ वो, फर्स्ट लाइन के 0th करेक्टर से लेके एंड तक इसको गेट करवा लो, एंड तक इसको गेट करवा लो, ठीक है। फर्स्ट लाइन के 0 करेक्टर से लेके एंड तक ये टेक्स्ट को गेट करवा लो, ठीक है। तो ये एंट्री फील्ड नहीं है ना, इसलिए हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैंने गेट करवा ली, एक बार चेक कर लेते हैं। सारे फील्ड्स हो गए। ये एम्प्लॉय आईडी को नहीं करवाना हमने, ठीक है। नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइन, जेंडर, मोबाइल नंबर भी हो गया, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ठीक है। डन है, सारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट डाल के लिख दिया, ब्लैक फील्ड वैलिडेशन भी कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगी, इफ नॉट नेम, इफ नॉट नेम, ठीक है। नेम एंट्री को मैंने नेम वेरिएबल के अंदर डाल दिया है ना, तो यहाँ पे मैं नेम लिखूंगी। और नॉट जेंडर, और नॉट डेजिक। इसका मतलब है कि अगर कुछ भी खाली है, कुछ भी एम्प्टी है, मोबाइल, मोबाइल का ऑलरेडी, हाँ मोबाइल का भी करना है ना, और नॉट मोबाइल, ठीक है। फिर एक लास्ट एड्रेस ले लेते हैं, और नॉट एड्रेस, ठीक है। नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, मोबाइल और एड्रेस। अभी हमने आईडी को नहीं लिया, और इनमें तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होगा ही, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ ज्वाइन में ऑलरेडी लिखा ही होगा पहले से, इसलिए इनको भी नहीं ले रही है। तो मैसेज बॉक्स हमें शो करे, अगर इनमें से, अगर हम अब हमने इन फील्ड्स में नहीं लिखा हुआ, तो हमें मैसेज बॉक्स शो करे, इनवैलिड इनपुट, ऑल फील्ड्स मस्ट बी फिल्ड बिफोर सेविंग, ठीक है। तो ये मैंने सारा क्राइटेरिया लगा दिया, 3 वैलिडेशंस लगाए हैं, ये देखो ब्लैंक फील्ड वैलिडेशन है, मोबाइल की 3 वैलिडेशंस मोबाइल के लगाए हैं, और डेट वैलिडेशन भी लगा दिए हैं, ठीक है। तो आपकी विश है कि आप जितने चाहे मर्जी और वैलिडेशंस बढ़ाई जाओ, कम करी जाओ, ठीक है, ये आपकी विश है, आप कितने वैलिडेशंस लगाना चाहते हो। तो इसको मैंने अगर रन करके देखा, ठीक है, अगर मैं खाली फील्ड पे सेव एम्प्लॉय कर दूं, तो यहाँ पे लिखा रहा है ऑल फील्ड मस्ट बी फिल्ड बिफोर सेविंग, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा यश, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ अगर मैंने ले लिया 2002, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने ये रख ली 22 की रख ली, जेंडर मेल, मोबाइल नंबर अगर मैंने लिख लिया 9876, कुछ भी रैंडमली मैंने मोबाइल नंबर ले लिया, डेजिग्नेशन ऑफिसर। तो मैं अगर सेव एम्प्लॉय पे क्लिक करूं तो एम्प्लॉय सेव सक्सेसफुली आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोई फील्ड यहाँ पे मिस कर दूं, अभी मैंने क्लियर बटन नहीं लिया, अगर मैं यहाँ पे मैंने फील्ड्स 2 फील्ड्स मिस कर दी, सेव एम्प्लॉय पे क्लिक किया, तो ऑल फील्ड मस्ट बी फील्ड बिफोर सेविंग, ठीक है। तो ये आपको एरर मैसेज शो करेगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि जितने भी फील्ड्स हमने आज बनाए हैं ना, वो हम डाटाबेस के अंदर सेव करेंगे। एम्प्लॉय आईडी में ऑटो जनरेशन का कंसेप्ट लगाएंगे, और एक नया टेबल क्रिएट करेंगे, डाटाबेस में एक नया टेबल क्रिएट करेंगे, और उस टेबल में ये सारे फील्ड्स सेफली सिक्योर करेंगे। हमारा जो इनिशियल फॉर्म है डैशबोर्ड का और लॉगिन फॉर्म, उनमें भी कुछ चेंजेस होने वाली हैं, ठीक है। तो उनको भी कनेक्ट करेंगे कि लॉगिन पे पहले यूजर लॉगिन करेगा, डैशबोर्ड ओपन होगा, जब ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेगा तो वो ऐड फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, और जब सारी वैलिडेशन तो सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सारा रिकॉर्ड जो है वो डाटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।